प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 9 द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अब एक बार फिर एमसीक्यू और 1 मार्क वाले प्रश्नों का इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ना शुरू हो गया है और मार्च अप्रैल के महीने में आपका एनुअल एग्जामिनेशन होना है। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि आपका रिटन एग्जाम ना हो पाए। तो फिर एमसीक्यू और 1 नंबर वाले सवालों का महत्व फिर से बढ़ जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको समय पर आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे पहले भी क्लास 11 के जितने भी वीडियोस हैं वो आप खुद देख सकते हैं और अपने समय के अनुसार पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एमसीक्यू प्रश्न। पहला, ब्रिटेन में 1780 के दशक में और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो 1780 और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो चेंज आया उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शंस हैं: प्रथम औद्योगिक क्रांति, द्वितीय औद्योगिक क्रांति, प्रथम कृषि क्रांति या फिर द्वितीय कृषि क्रांति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम औद्योगिक क्रांति। आइए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि ब्रिटेन में दूसरी औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? दूसरी औद्योगिक क्रांति प्रथम 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच हुआ था। जब आप इस तरह से जोड़ के पढ़ते हैं तो आपको प्रश्नों का आंसर समझने में बड़ी आसानी होती है। ब्रिटेन में दूसरी औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? 1780 के बाद, 1800 के बाद, 1825 के बाद या 1850 के बाद? तो इसका सही उत्तर है 1850 के बाद द्वितीय यानी कि दूसरी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, क्योंकि प्रथम औद्योगिक क्रांति 1780 से 1850 के दशक तक चलती रही थी। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में किसका प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा? उद्योगों को चलाने के लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए थी। तो ये जो आपके पास ऑप्शन है, बिजली, भाप, जल और ईंधन, इनमें से किस चीज का उपयोग एनर्जी पावर के रूप में होने लगा, ये सवाल है। और इसका सही उत्तर है भाप। यानी कि ब्रिटेन के उद्योगों में एनर्जी के लिए, शक्ति के लिए भाप का प्रयोग होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्रांस में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? यहां ध्यान देने की बात है, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? जॉर्ज मिस्ले ने, जेम्स वॉट ने, अर्नाल्ड टॉयनबी ने या फिर फ्रेडरिक एंजल्स ने? तो इसका सही उत्तर है जॉर्जिस मिस्ले। यानी कि फ्रांस में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जॉर्ज मिस्ले ने किया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ये देखिए, जर्मनी में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज मिस्ले, जेम्स वॉट, फ्रेडरिक एंजल्स
या फिर अर्नोल्ड टॉयनबी? तो यहां सही उत्तर है फ्रेडरिक एंजेल्स। जर्मनी में फ्रेडरिक एंजेल्स ने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, अंग्रेजी में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज मिस्ले ने, जेम्स वॉट ने, फ्रेडरिक एंजेल्स ने या फिर अर्नोल्ड टॉयनबी ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्नोल्ड टॉयनबी, यानी कि अर्नोल्ड टॉयनबी ने अंग्रेजी में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अब देखो बच्चों, समझने की बात यह है कि ये 3 प्रश्न एक साथ आपको बताए गए। फ्रांस में सर्वप्रथम, फिर जर्मनी में सर्वप्रथम और फिर अंग्रेजी में सर्वप्रथम। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं इनका एक ग्रुप बनता है और ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में कि इन एक जैसे कई प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको पूछा जाए। इसलिए ऐसे सवालों को बहुत अच्छी तरह से याद करिए, आपको इसका फायदा एनुअल एग्जाम में जरूर होगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में किसका शासन था? यानी कि जिस अवधि में औद्योगिक क्रांति हुआ उस समय ब्रिटेन में राजा कौन था? जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय या फिर जॉर्ज चतुर्थ? थे तो सारे के सारे जॉर्ज, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज तृतीय। औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन चल रहा था। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षा में इनमें से आपको जरूर मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इस वीडियो को आप लाइक करेंगे ये आपके सीन हिस्ट्री में जाकर के जमा हो जाएगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको बार बार इस वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अपने हिस्ट्री में जाइए और लाइक वीडियो में ये सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। इसलिए पढ़ने के क्रम में आप लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। ये देखिए 8वां सवाल, अर्नोल्ड टॉयनबी की मृत्यु के बाद 1884 ईस्वी में उनके व्याख्यान एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए थे। उस पुस्तक का नाम बताइए। यानी कि 1884 ईस्वी में अर्नोल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति से संबंधित जितने भी व्याख्यान यानी कि लेक्चर्स दिए थे, उनके देहांत के बाद उन सबको एक जगह इकट्ठा किया गया था और उसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। आपको उस पुस्तक का नाम बताना है। तो देखिए सही उत्तर है इसका ये वाला, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण, टिप्पणियां और अन्य अंश। ये पूरे पुस्तक का नाम था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण, टिप्पणियां और अन्य अंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब ये देखिए, 1780 के दशक से 1820 के दौरान ब्रिटेन में किन क्षेत्रों में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई? ये वो पीरियड है जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी। तो सवाल ये पूछ रहा है कि आपके पास ये 3 उद्योग दिए हुए हैं, कपास, लौह उद्योग, कोयला खनन। या आपको लगता है कि इसमें से इन तीनों क्षेत्रों में 1820 तक काफी आर्थिक प्रगति हुई? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी कि 1780 के दशक से लेकर 1820 के दौरान ब्रिटेन में कपास उद्योग, लौह उद्योग, कोयला खनन उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में काफी आर्थिक प्रगति हुई थी। अब आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कल पुर्जों की बाढ़ से
आप्लावित हो गया तो किस इतिहासकार ने औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया? टी.एस. एस्टन ने, जॉर्जिस मिस्ले ने, जेम्स वॉट ने या फिर फ्रेडरिक एंजल्स ने? अब प्रश्न को समझिए। औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो इंग्लैंड में छोटी छोटी मशीन काफी संख्या में बनने लगी, कल पुर्जे बनने लगे और पूरा मार्केट जो है मशीनरी के आइटम से भर गया। तो एक इतिहासकार इन चारों में काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया, फेस्टिवल मनाया। वो कौन थे? तो उनका नाम था टी.एस. एस्टॉन, यानी कि टी.एस. एस्टॉन ने औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया था। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस देश ने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया? इसका मतलब यह हुआ कि किस देश में सबसे पहले औद्योगिकरण आरंभ हुआ? जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या फिर भारत में? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन में, यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ही सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, इसीलिए ब्रिटेन ने ही सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा था, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? 18वीं शताब्दी के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं आर्थिक क्रांति, कृषि क्रांति, व्यापारिक क्रांति या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए 18वीं शताब्दी के बाद इंग्लैंड में जो एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन आया था वो औद्योगिकरण की वजह से कृषि के क्षेत्र में था। इसीलिए कृषि के क्षेत्र में जो अत्यधिक वृद्धि हुई उसी को कृषि क्रांति का नाम दिया गया था। इसलिए आपने देखा होगा कि यहां पर औद्योगिक क्रांति का ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब है कि औद्योगिक क्रांति इसका उत्तर नहीं होगा। इस बात को बच्चे ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आरंभ होने के क्या कारण थे? किसी भी देश में जो औद्योगिक क्रांति होती है ना, तो उसके कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। तो ब्रिटेन में जो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके क्या कारण थे, ये आपको बताना है। क्या इसका एक कारण यह था कि पूरे देश में वहां एक कानून व्यवस्था थी, पूरे देश में वहां पर एक ही मुद्रा प्रणाली थी, या उनका एक ही बाजार व्यवस्था पूरे देश में लागू था, या फिर आपको लगता है कि इनमें से तीनों ही ऊपर वाले सभी सही हैं? तो यदि आपको लगता है कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं तो आप बिल्कुल सही हैं और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सही। यानी कि ब्रिटेन में पूरे देश में एक तरह की कानून व्यवस्था थी, वहां पर एक ही मुद्रा प्रणाली था और पाउंड चलता था मुद्रा के रूप में, और पूरा एक इंटीग्रेटेड मार्केट सिस्टम भी था, बाजार व्यवस्था भी उनका एक था। इन सारे कारणों से ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 18वीं शताब्दी तक आते आते अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान किस शहर ने ले लिया? यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले पहले की अगर हम बात करें तो एक शहर है एम्स्टर्डम, जो कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ऋण मुहैया करवाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते देखा गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जो ऋण की उपलब्धि करवाई जाने लगी उसका मेन सेंटर एम्स्टर्डम नहीं रहा, बल्कि इन चारों में से एक शहर था। आपको क्या लगता है, क्या यह लंदन था, पेरिस था, म्यूनिख था या फिर मैनचेस्टर था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लंदन। लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी भी है। तो 18वीं शताब्दी के आते आते अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान लंदन ने ले लिया। ये इसका सही उत्तर है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र कहां बना? यानी कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड का अफ्रीका के साथ भी होता था व्यापार और वेस्ट इंडीज के साथ भी व्यापार होता था। तो इस तरह से इन तीनों देशों का, इंग्लैंड का, अफ्रीका महादेश का और वेस्ट इंडीज का, इन तीनों का एक त्रिकोण बन गया था। लेकिन इसका मुख्य केंद्र कहां था? सिंगापुर में, कोलंबिया में,
लंदन में या फिर नई दिल्ली में? तो बच्चों इसका भी उत्तर है लंदन में, क्योंकि लंदन इंग्लैंड की राजधानी थी और आज भी है, और चूंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले वहीं हुई थी तो इससे संबंधित व्यापार भी सबसे पहले यहीं से आरंभ हुआ था, इसीलिए लंदन ही इन व्यापारों का केंद्र बिंदु भी था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, सबसे पहले वहां हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए, क्योंकि आपको वहां इन सभी वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप आसानी से उनसे पढ़ सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र किस महासागर के पत्तनों पर आ गया था? यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले पूरे भूमंडल का जो व्यापार होता था, पूरी दुनिया का जो व्यापार होता था, वो अलग अलग महासागरों के तटों पे होता था, जहां पर पत्तन बने हुए थे, पोर्ट्स बने हुए थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के आते आते देखा गया था कि इन चारों में से भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में से किसी एक महासागर के तट पर जो पोर्ट्स बने हुए थे, पत्तन बने हुए थे, वहां भूमंडलीय व्यापार का केंद्र बन गया था। तो वो कौन सा महासागर था, ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। यानी कि 18वीं शताब्दी के आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र अटलांटिक महासागर के पत्तनों पर आ गया था। और अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए, किस देश में विभिन्न बाजारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग और समुद्र तट की सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाजों से होती थी? अब आपको उस देश का नाम बताना है जहां के विभिन्न बाजारों के बीच जो माल की आवाजाही होती थी वो या तो नदी मार्ग से होती थी या फिर समुद्र तट के ऊपर स्थित जो सुरक्षित खाड़ियां थी उनमें जो पानी के जहाज आते आते थे उनसे होती थी। और आपके ऑप्शंस ये हैं 4, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली, और इसका सही उत्तर है इंग्लैंड, ये वाला। बच्चों मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अभी 11th में पढ़ रहे हैं और अगले साल आप 12th में जाएंगे, और 12th में फिर आपको हिस्ट्री के सारे वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगे, और इस गारंटी के साथ मिलेंगे कि इन्हीं वीडियोस में जो प्रश्न आपको बताए गए हैं वो एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1724 ईस्वी से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए कितना लंबा जलमार्ग था जिसमें नौकाएं चल सकती थी? 1060 मील, 1160 मील, 12,680 मील या फिर 1343 मील? तो आपका सही जवाब है 1160 मील। 1724 ईस्वी से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए 1160 मील लंबा जलमार्ग था जिसमें नौकाएं चल सकती थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दी डिजर्टेड विलेज नामक कविता के कवि का नाम बताइए। औद्योगिक क्रांति की वजह से गांवों को जो नुकसान हो रहा था उसके ऊपर एक अंग्रेज कवि ने एक कविता लिखी थी, इसका नाम था दी डिजर्टेड विलेज। अब उसके कवि कौन थे ये आपको नाम बताना है। क्या उनका नाम ओलिवर गोल्डस्मिथ था, या फिर किपलिंग था, थॉमस एडिशन था, या फिर जॉन पीटर था? और आपका सही उत्तर है दी डिजर्टेड विलेज नामक कविता के कवि का नाम ओलिवर गोल्डस्मिथ था। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब की गई? 1644 में, 1654 में, 1684 में या फिर 1694 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। इस तरह से आज हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के किए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।